नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। इसी के साथ पेंशन में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम सभी बड़ी खबरें बताएंगे जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैलरी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की समय से पहले मनेगी दिवाली, सैलरी बढ़ेगी और मिलेगा दिवाली का बोनस। जी हां, देश के तीसरे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक ने कोविड-19 महामारी के बावजूद अपने कर्मचारियों की सैलरी में 12% तक का इजाफा करने का फैसला किया है। इसके अलावा बैंक अपने 76,000 कर्मचारियों को बोनस भी प्रदान करेगा। कोविड-19 महामारी के चलते जहां कर्मचारियों को छंटनी और वेतन में कटौती का सामना करना पड़ रहा है, वहीं एक्सिस बैंक के कर्मचारियों की दिवाली इस बार समय से पहले मन जाएगी। देश में इस समय करोड़ों लोग नौकरी गंवा चुके हैं या उनके वेतन में कटौती हुई है। ऐसे समय में एक्सिस बैंक ने अपने 76,000 कर्मचारियों की सैलरी में 4 से 12% तक का इजाफा करने का फैसला किया है। बैंक अपने इन कर्मचारियों को बोनस भी प्रदान करेगा। एक्सिस बैंक के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इससे पहले देश के सबसे बड़े निजी कर्जदाता बैंक HDFC बैंक ने अप्रैल में अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और बोनस प्रदान किया था। इसके बाद दूसरे बड़े निजी बैंक ICICI बैंक ने अपने 1 लाख में से 80% कर्मचारियों को जुलाई में वेतन वृद्धि और बोनस प्रदान किया था। कोविड-19 महामारी की वजह से कई निजी बैंकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके चलते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने सालाना 25 लाख से ज़्यादा वेतन पाने वाले अधिकारियों की सैलरी में 10% कटौती का फैसला किया है। इसी प्रकार सीनियर मैनेजमेंट के वेतन में 15% की कटौती की गई है। जी हाँ, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा इस फैसले का असर, पेंशनर्स भी होंगे प्रभावित और मोदी सरकार ने रिटायरमेंट को लेकर किया है बड़ा फैसला। कोरोना वायरस के संक्रमण का असर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स पर भी पड़ा है। इन पर महंगाई भत्ते यानी DA की सीधी मार पड़ी है। यदि आपको याद हो तो सरकार ने अप्रैल के महीने में निर्णय लिया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार के निर्णय पर एक नज़र डालें तो जनवरी 2020 से DA में बढ़ोतरी की जो घोषणा हुई थी वह भी लागू नहीं की गई। यही नहीं, इसका असर जून 2021 तक रहेगा। इस खबर के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में मायूसी छा गई है। इस तय सीमा के बाद सरकार का क्या निर्णय होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार के इस निर्णय से थोड़ा लाभ ये होगा कि देश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इधर रिटायरमेंट को लेकर भी सरकार से कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल मंत्रालय ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले इससे संबंधित एक आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर अक्षम या भ्रष्ट कर्मचारियों को चिन्हित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्ति करने को कहा है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में ये कहा गया है कि सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के मौलिक नियम FR 56J और 56I तथा नियम 48(1)B के तहत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, जो उचित प्राधिकार को किसी सरकारी सेवक को जनहित में आवश्यक लगने पर सेवानिवृत्ति करने का संपूर्ण अधिकार देता है। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल भी अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारियों को नौकरी से हटाया था। ऐसे कर्मचारियों को मोदी सरकार ने जबरन रिटायरमेंट दे दिया था। इस कोरोना काल में केंद्र की मोदी सरकार ने जनहित के मामलों में कई कदम उठाए हैं, जिसने लोगों को राहत दी है, जैसे गरीबों को फ्री में अनाज उपलब्ध कराना, लोन में राहत देना, जनधन खातों में पैसे भेजना आदि। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर।
ट्रेन रिजर्वेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब नहीं चलेगी टीटीई की मनमानी। जी हां, रेलवे में सफ़र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोरोना काल में स्पेशल ट्रेनें चलाकर रेलवे ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। दिवाली से पहले ट्रेनों की बढ़ती वेटिंग लिस्ट बता रही है कि लोग अब नए नियमों का पालन करते हुए सफ़र करने को तैयार हैं। अब लोगों ने रिजर्वेशन के लिहाज से यात्रियों को बड़ी राहत दी है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन के स्टेशन से छूटने से आधे घंटे पहले भी जारी किया जाएगा। बता दें, रेलवे आरक्षण का पहला चार्ट ट्रेन के स्टेशन से छूटने से 4 घंटे पहले जारी करता है। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे का यह फैसला अपने जोनल रेलवे के आग्रह पर किया गया है। दूसरा चार्ट जारी करने का उद्देश्य पहले वाले रिजर्वेशन चार्ट में खाली सीटों पर ऑनलाइन या टिकट खिड़की से टिकट बुक बंद करना है। जाहिर तौर पर इससे जहां वेटिंग लिस्ट यात्रियों को आखिरी वक्त तक मौका मिलेगा, वहीं ट्रेन में टीटीई की मनमानी भी खत्म होगी। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रेनों के संचालनों में बदलाव हो सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान रेलवे के स्पेशल ट्रेनों के खुलने के 2 घंटे पहले दूसरा आरक्षण चार्ट जारी करने का अस्थायी निर्णय लिया था। इंडियन रेलवे ने 11 मई 2020 को स्पेशल ट्रेनों के लिए दूसरा आरक्षण चार्ट जारी करने के नियमों में यह परिवर्तन किया था, जबकि श्रमिकों ट्रेनों का संचालन 1 मई 2020 को शुरू किया गया था। यह व्यवस्था तत्कालिक सावधानी व सतर्कता के मद्देनज़र की गई थी। फिलहाल रेलवे की पटरियों पर केवल 550 ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। वहीं आम दिनों में कुल 13,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है। यात्री गाड़ियों को चलाने को लेकर रेलवे कई तरह के प्रयोग कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रेलवे पूरी तरह एक व्यावसायिक संगठन के तौर पर ट्रेनों का संचालन करेगा, जिसमें राजनीतिक दखल घटेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोना हुआ 454 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा, चांदी के दाम 751 रुपये बढ़े। जी हां, अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। दिल्ली सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने के दाम 454 रुपये बढ़ गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 751 रुपये बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य में आए सुधार और अमरीकी की ओर से राहत पैकेज के प्रयास आगे बढ़ने की उम्मीद के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के बढ़ने से सोने की कीमतें लुढ़क गई हैं। अब कारोबारियों की नज़र अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों पर है। पॉवेल आज कॉन्फ्रेंस में अपना बयान देंगी। बुधवार को फेडरल रिजर्व की 15 से 16 सितंबर की बैठक का ब्यौरा जारी होगा। HDFC सिक्योरिटीज़ के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के दाम 454 रुपये बढ़कर 51,879 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके पिछले सत्र यानी सोमवार को कारोबार के अंत में सोना 51,425 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के रुख के साथ $1,900 प्रति औंस पर बंद हुआ। गोल्ड की तरह चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को 1 किलोग्राम चांदी के दाम 751 रुपये बढ़कर 63,127 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को चांदी 62,376 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्होंने फिर से कामकाज संभाल लिया है। इससे वैश्विक जोखिम की धारणा में सुधार हुआ है। इसके अलावा डॉलर में नरमी से भी सोने के दाम स्थिर हैं। दुनिया की दूसरी प्रतिद्वंदी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर इंडेक्स 0.1% की गिरावट आई। अन्य कीमती धातुओं में चांदी 0.1% बढ़कर $24.37 प्रति औंस हो गई है। प्लेटिनम 0.1% बढ़कर $897.99, जबकि पैलेडियम 0.2% की गिरावट के साथ $2356.85 पर बंद हुआ। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। त्योहारी सीजन से पहले मिडिल क्लास को मिलेगी सौगात। 9 अक्टूबर को होगा बड़ा फैसला। जी हां,
अगर आप लोन की ब्याज दर के कम होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए 9 अक्टूबर का दिन अहम हो सकता है। दरअसल केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मंगलवार को कहा कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की अगली बैठक 7 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बैठक के नतीजे 9 अक्टूबर में आने वाले हैं। फेस्टिव सीजन को देखते हुए यह बैठक काफ़ी अहम है। इस दिन रेपो रेट के जरिए ये तय हो जाएगा कि लोन की ब्याज दर में कटौती होगी या नहीं। त्योहारी सीजन में लोग बड़े पैमाने पर लोन लेकर कार या घर की खरीदारी करते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार आरबीआई ऐसे लोगों को तोहफा दे सकती है। बीते दिनों आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती के संकेत दिए थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किए गए उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जरूरी फैसले लिए जाएंगे। आपको बता दें कि आरबीआई ने 6 अगस्त को जारी नीतिगत समीक्षा में रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। केंद्रीय बैंक इससे पहले पिछले 2 बैठकों में नीतिगत दर में 1.15% की कटौती कर चुका है। फिलहाल रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35% है। रिजर्व बैंक ने 28 सितंबर को एमपीसी की बैठक को आगे के लिए टाल दिया था। समिति में स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण बैठक को आगे टालना पड़ा। सरकार ने एमपीसी में 3 सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। 3 जाने माने अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिंडे को एमपीसी का सदस्य नियुक्त किया गया है। इन सदस्यों की नियुक्ति चेतन घाटे, पामी दुआ, रविंद्र ढोलकिया के स्थान पर की गई है। इनका कार्यकाल सितंबर में पूरा हो गया था। पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इन शर्तों को किया खत्म। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 अक्टूबर 2019 से बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दी है। बता दें कि अभी डिफेंस कर्मचारियों के परिवार को ईओएफपी देने के लिए लगातार 7 साल की सर्विस करने का नियम था, लेकिन अब इस ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है। बढ़ी हुई ईओएफपी जहां आर्म्ड फोर्स के कर्मचारियों को पिछली सैलरी की 50% है, वहीं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यानी ओएफपी कर्मचारियों को पिछली सैलरी की 30% होती है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ईओएफपी डिफेंस कर्मचारियों का पिछले वेतन का 50% होता है और सर्विस के दौरान कर्मचारी की मौत होने की तारीख से 10 साल के लिए दी जाती है। उन्होंने कहा कि लगातार 7 साल की सर्विस की अनिवार्यता समाप्त करने की अवधि 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगी। मंत्रालय ने अपने नोट में कहा है कि अगर नौकरी छोड़ने, रिटायरमेंट, डिस्चार्ज के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौत से 7 साल तक के लिए या उस समय तक जब कर्मचारी 67 साल का होता, जो भी पहले हो, तक के लिए ईओएफपी दी जाती है। इसके अलावा मंत्रालय ने ये भी कहा कि कर्मचारी की मृत्यु लगातार 7 साल की सर्विस होने से पहले 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के भीतर हुई है तो उनके परिवार को अब ईओएफपी मिलता रहेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा बड़ा असर। इस फैसले का असर पेंशनर्स और कर्मचारियों को भरपूर असर पड़ेगा और कर्मचारी प्रभावित होंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण का असर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स पर भी पड़ा है। इन पर महंगाई भत्ते यानी डीए की सीधी मार पड़ी है। यदि आपको याद हो तो सरकार ने अप्रैल के महीने में निर्णय लिया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार के निर्णय पर एक नज़र डालें तो जनवरी 2020 से डीए में बढ़ोतरी की जो घोषणा हुई थी वह भी लागू नहीं की गई है। यही नहीं, इसका असर जून 2021 तक रहेगा। इस खबर के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में मायूसी छा गई है। इस तय सीमा के बाद सरकार का क्या निर्णय लेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार के इस निर्णय से थोड़ा लाभ ये होगा कि देश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इधर रिटायरमेंट को लेकर भी सरकार की ओर से कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल मंत्रालय ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले इससे संबंधित एक आदेश
जारी किया है। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर अक्षम या भ्रष्ट कर्मचारियों को चिन्हित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्ति करने को कहा गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के मौलिक नियम FR 56J और 56I तथा नियम 48(1)B के तहत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, जो उचित प्राधिकार को किसी सरकारी सेवक को जनहित में आवश्यक लगने पर सेवानिवृत्ति करने का संपूर्ण अधिकार देता है। पिछले साल भी हटाए गए थे ऐसे कर्मचारी। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल भी अक्षम या भ्रष्ट कर्मचारियों को नौकरी से हटाया था। ऐसे कर्मचारियों को मोदी सरकार ने जबरन रिटायरमेंट दे दिया था। इस कोरोना काल में केंद्र की मोदी सरकार ने जनहित के मामलों में कई कदम उठाए हैं, जिसने लोगों को राहत दी है, जैसे गरीबों को फ्री में अनाज उपलब्ध कराना, लोन में राहत देना, जनधन खातों में पैसे भेजना आदि। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। किसान कानून के खिलाफ राहुल गांधी की रैली आज पंजाब से हरियाणा में दाखिल हुए थे। खट्टर बोले, भीड़ के साथ नहीं घुसने देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को लेकर अब जमीन पर तकरार की नौबत आ गई है। राहुल आज पंजाब से हरियाणा पहुंचे थे और हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया था कि भीड़ के साथ आने पर राहुल के लिए नो एंट्री होगी। पंजाब तक तो राहुल के लिए मामला घरेलू जैसा है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। सीएम कैप्टन अमरिंदर खुद राहुल के 22 कैप्टन बने हैं, लेकिन ट्रैक्टर हरियाणा की तरफ मुड़ते ही तकरार शुरू हो गई। मुख्यमंत्री खट्टर भीड़ के साथ आने पर नो एंट्री का बोर्ड लिए तैयार बैठे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को वे अपने हाथ में ना लें। अगर वो झुंड बनाकर पंजाब की तरफ से आगे आएंगे तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज राहुल को रोकने के लिए 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। अनिल विज ने राहुल के लश्कर को हुंडदंगियों की टोली बता दी। इस बयान को लेकर कांग्रेसियों ने अनिल विज को घेरना शुरू कर दिया और राहुल को रोकने की चुनौती भी दे डाली। पंजाब के पटियाला जिले के दूधन साधन में एक जनसभा करेंगे, जिसके बाद ट्रैक्टर रैली शुरू की थी, जो 10 किलोमीटर दूरी तय करके हरियाणा के पेहोवा में प्रवेश करी थी। पेहोवा में वह जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद राहुल गांधी कुरुक्षेत्र गए थे और एक रात वहां आज रुकेंगे। बुधवार सुबह पीपली मंडी से उनकी यात्रा शुरू होगी, जहां से वह नीलोखेड़ी जाएंगे। इसके बाद वह करनाल जाएंगे, जहां से ट्रैक्टर रैली शुरू होगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोना चांदी की कीमत में फिर बड़ी गिरावट, खरीदने वाले ना गंवाएं मौका। जी हां, अगर आप सोना चांदी के खरीदार हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। इन दिनों सोना चांदी के दाम में काफ़ी उलटफेर देखने को मिल रहा है। बढ़ते घटते दाम को देखकर लोगों में भी खरीदारों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सर्राफा बाजार में रोज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोमवार को सोना 389 रुपये की गिरावट के साथ 51,192 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज़ ने यह जानकारी दी कि सोने का पिछला बंद भाव 51,581 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी के रेट भी 466 रुपये की गिरावट के साथ 61,900 रुपये प्रति किलो रह गया है। पिछले सत्र में इसका बंद भाव 62,368 रुपये था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,892 प्रति औंस पर ट्रेंड रहा, जबकि चांदी का भाव $23.81 प्रति औंस पर सपाट बना हुआ था। चांदी वायदा भाव सोमवार को मांग कमज़ोर रहने से 545 रुपये घटकर 60,600 रुपये प्रति किलो रह गया। हाजिर बाजार में मांग कमज़ोर रहने से वायदा बाजार में भी सटोरियों की बिकवाली का जोर रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी दिसंबर वायदा अनुबंध 545 रुपये यानी 0.89% गिरकर 60,600 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इस अनुबंध में 16,180 लॉट के लिए सौदे किए गए। वहीं न्यूयॉर्क में चांदी का भाव 0.18% घटकर $23.99 प्रति औंस रह गया। दुनिया भर के अधिकार
शेयर बाजार कोरोना की वजह से आई गिरावट से मजबूती से लड़ते हुए रिकवर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोना अपना ऑल टाइम हाई छू कर वापस आ चुका है। आए दिन सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज सवाल ये उठता है कि क्या सोना भी कोरोना काल से पहले वाली स्थिति में लौट आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है कि शेयर बाजार मजबूत होता है तो सोना कमज़ोर होता है और इसका उल्टा भी होता है। तो क्या सोना अभी और सस्ता होगा, क्योंकि जनवरी में सेंसेक्स 41,000 के करीब था, तब सोने की कीमत भी 41,000 के करीब थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मियों के नाइट ड्यूटी भत्ते पर चलाई कैंची, बदले नियम, सिर्फ इन कर्मचारियों को होगा लाभ। रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों को मिलने वाले रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते पर बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के अनुसार जिन रेल कर्मचारियों का मूल वेतन 43,600 रुपये है या इससे कम है, अब केवल उसी को रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। इससे पहले तक ऐसी कोई रोक नहीं थी। बहरहाल रेलवे की ओर से नई व्यवस्था को लागू होने के बाद लोको पायलट सहित टिकट चेकिंग कर्मी, गार्ड, स्टेशन मास्टर नाइट ड्यूटी भत्ते के बाहर होंगे। इस आदेश के आने के बाद नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल की ओर से इसका विरोध करने की बात कही गई है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल मंत्री आर.के. पांडे ने बताया कि ये फैसला रेल कर्मचारी विरोधी है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। दूसरी ओर उत्तर रेलवे के लोको और आलमबाग कारखाने की इलेक्ट्रिकल ब्रांच के चुनाव में मणिकांत शुक्ल अध्यक्ष और प्रताप भानु सिंह शाखा मंत्री चुने गए हैं। नॉर्दर्न रेलवे की ओर से पदाधिकारियों की चयन सूची जारी की गई। शाखा के अन्य पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष पद पर दीपा शुक्ला, दिवाकर मिश्र, मनोज कुमार, अरविंद कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव चुने गए। सहायक सचिव पद पर अर्जुन चोपड़ा और राजीव कुमार पांडे को चुना गया, जबकि कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अवधेश कुमार को मिली। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।